हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से आपके पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम केंद्रक पढ़ रहे थे। उसी से आगे हम अगर देखें तो अब आता है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिक। सबने नाम सुना होगा इसका। जो इसको सबसे पहले जो स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इसको देखा और हायर जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सभी सेल्स के केंद्रक में एक गोलाकार यानी कि राउंडेड, ओवल, अंडाकार, कोलॉइडल, एक अम्लीय या एसिडिक रचना पाई जाती है, जिसको हम केंद्रिक या न्यूक्लियोलस कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज फोंटाना ने की थी 1781 में। इसका कोशिका की संश्लेषणात्मक क्रियाओं में महत्वपूर्ण संबंध भी होता है और ये लगभग ऑलमोस्ट एवरी यूकैरियोटिक सेल्स की अंतरावस्था केंद्रक में यानी कि इंटरफेज न्यूक्लियस में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है तथा प्रोफेज अवस्था में लुप्त होकर टेलोफेज अवस्था में वापस से उसी स्थान पर प्रकट हो जाती है। इसका हम शेप एंड साइज देखते हैं। साइज, केंद्रिक का आकार कोशिका की सक्रियता से संबंधित होता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कम होता है, जैसे कि शुक्राणु या स्पर्म्स, पेशी कोशिकाएं, मसल सेल्स, इनमें केंद्रिक अस्पष्ट या इंडिस्टिंक्ट अथवा अनुपस्थित भी होता है। प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं जैसे कि एग्स, तंत्रिका तंत्र तथा स्रावी कोशिकाओं में केंद्रिक स्पष्ट प्रकार की तथा एक या अधिक संख्या में उपस्थित होता है। इनका जो नंबर्स है यानी संख्या है, वो प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिकाओं की जो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में जितनी भी न्यूक्लियस है की संख्या गुणसूत्रों के सेट या जोड़ों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रत्येक अगुणित जोड़े यानी हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम्स हैं उसके लिए एक केंद्रिक होती है, अर्थात कायिक कोशिका के केंद्रक में 2 केंद्रिकाएं तथा युग्मक कोशिकाओं के केंद्रक में एक केंद्रिक पाई जाती है। परंतु कुछ कोशिकाओं में प्रत्येक अगुणित सेट के लिए 2 या अनेक केंद्रिकाएं भी पाई जा सकती है और कुछ सजीवों में कोशिका की बढ़ती आयु के साथ साथ केंद्रिकाओं की संख्या परिवर्तित भी होती रहती है, जैसे कि एम्फीबियन अंडाणु में इनकी संख्या कई 100 तक हो सकती है। इनकी जो पोजीशन या स्थिति है वो एकदम फिक्स होती है। इंटरफेज में केंद्रिक गुणसूत्रों के विशेष हेट्रोक्रोमेटिक क्षेत्रों से संबंधित रहती है। इन हेट्रोक्रोमेटिक क्षेत्रों को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं यानी कि केंद्रिक संगठक कहते हैं। यह भाग गुणसूत्रों के क्रोमोसेंटर में या फिर इसके पास ही स्थित होता है और केंद्रिक प्राय एक्सेंट्रिक होती हैं यानी कि उत्केंद्रीय होते हैं, केंद्रक से बाहर निकले हुए। इसमें जो के न्यूक्लियोलस है, मेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन की बनी होती हैं। क्रोमेटिन जिसमें कि क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं न्यूक्लियोलस के भी, जैसे कि प्लाज्मोसोम्स, कैरियोसोम्स, एम्फीन्यूक्लियोली इत्यादि। तो जो प्लाज्मोसोम्स हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के, तथा किसी अम्लीय अभिरंजक यानी कि एसिडिक स्टेन जैसे कि इओसिन से अभिरंजित किए जा सकते हैं। इसका बाहरी भाग पारदर्शी होता है जिसे हैलो कहा जाता है एवं आंतरिक भाग घना होता है। बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक जो एरिया है उसको हैलो कहते हैं, HALO हैलो। कैरियोसोम्स ये भी एक प्रकार है न्यूक्लियोली का यानी केंद्रिकाओं का। इसे ओगाटा भी कहा जाता है। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के, तथा किसी क्षारीय अभिरंजक जैसे कि हिमेटॉक्सिलिन से अभिरंजित किए जा सकते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के निर्माण से संबंधित होते हैं। और फिर एम्फीन्यूक्लियोली भी एक प्रकार है। कभी कभी जब प्लाज्मोसोम्स एवं कैरियोसोम्स आपस में एक दूसरे से मिलकर डबल न्यूक्लियोलस या एम्फीन्यूक्लियोलस का निर्माण कर देते हैं,
द्विकेंद्रिक या उभय केंद्रिक का निर्माण करते हैं। ये जनरली एनालिड्स व मोलस्का के एग्स में मिलती है। एलास्का के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, एनालिड्स और मोलस्क में आने वाले जो एनिमल्स हैं, जीव हैं, उनके एग्स में मिलती है। अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। आप चित्र में दिखाए गए चित्र में आप देख सकते हैं, इसकी संरचना को समझ सकते हैं। कुछ कोशिकाओं में जो इसका केंद्रक होता है उसकी जो डिफ्यूज्ड अवस्था यानी कि विस्तृत अवस्था में उपस्थित होती है, परंतु अधिकांश केंद्रक में केंद्रिकाएं कॉम्पैक्ट या संघनित अवस्था में पाई जाती है। ज़्यादातर तो ये क्या कुछ में तो फैली भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर कॉम्पैक्ट ही रहती है। और इसके मेन कंपोनेंट अगर हम देखें तो एक तो एमॉर्फस मैट्रिक्स या प्रोटीन रीजन रहता है, जिसे पार्स एमॉर्फा रीजन भी कहते हैं। पार्स एमॉर्फा रीजन ये समांगी भाग होता है जिसमें प्रोटीनों की अधिकता होती है। जो एमॉर्फस मैट्रिक्स या प्रोटीन रीजन है न्यूक्लियोलस का, उसको हम पार्स एमॉर्फा रीजन भी कहते हैं। ये समांगी भाग है और इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है। फिर है ग्रेन्युलर पोर्शन यानी कि कणिकीय भाग, इसे पार्स ग्रेन्युलोसा भाग या पार्स ग्रेन्युलोसा रीजन भी कहते हैं। केंद्रिक की पीठिका में अनेक दाने या कण पाए जाते हैं जिनका व्यास 150 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है। ये कण प्रोटीन तथा आरएनए के यानी कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन तथा आरएनए का जो अनुपात है वो 2:1 होता है, यानी कि 2 है रेशो, प्रोटीन्स और आरएनए 1 है। और ये कण हम ये भी कह सकते हैं कि ये कण जो है राइबोसोम्स के पूर्ववर्ती यानी प्रिकर्सर होते हैं। प्रिकर्सर यानी कि जिससे आगे चल के राइबोसोम्स का निर्माण होना है। अतः इन्हें केंद्रिक राइबोसोम्स भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स भी कहते हैं। फिर फाइब्रिलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, इसे पार्स फाइब्रोसा भाग कहते हैं, यानी कि पार्स फाइब्रोसा रीजन भी कहते हैं। यह भाग कणिकीय भाग के नीचे स्थित होता है तथा 50 से 80 एंगस्ट्रॉम लंबे तंतुओं से बना होता है। ये तंतु भी कणों की भांति आरएनए तथा प्रोटीनों से बने होते हैं। इन तंतुओं को न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्रोनीमा भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें फैला रहता है क्रोमेटिन रीजन, इसे पार्स क्रोमोसोमा भाग या रीजन कहते हैं। ये क्रोमेटिन का बना होता है और इसमें 2 प्रकार के थ्रेड्स रहते हैं जो फ्यूजन रिएजेंट से अभिरंजित हो जाते हैं। एक प्रकार के धागे जो 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं केंद्रिक की परिधि बनाते हैं और इसके चारों ओर एक आवरण के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हें पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। और केंद्रिक जो है न्यूक्लियोलस किसी झिल्ली से परिबद्ध नहीं होती है। दूसरे प्रकार के धागे केंद्रिक के भीतर ही स्थित होते हैं। इन्हें इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। इनका उद्भव बाह्य धागों की सतह से निश्चित अंतर पर शाखाओं में होता है। ये शाखाएं केंद्रिक के भीतर ही प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो केंद्रिक का क्रोमेटिन भाग डीएनए का, जबकि शेष जो भाग है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें कई एंजाइम्स भी होते हैं। केंद्रिक में डीएनए 5%, आरएनए 11% तथा प्रोटीन्स 86% होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? प्रोटीन्स, फिर आरएनए और फिर डीएनए। और कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि केंद्रिक का जो मुख्य प्रोटीन घटक है वो फॉस्फोप्रोटीन होता है। इसमें हिस्टोन नहीं पाए जाते हैं, जबकि केंद्रक में इस केंद्रिक के बाहर तो पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हिस्टोन इसमें नहीं होते हैं। केंद्रिक में उच्च मात्रा में ऑर्थोफॉस्फेट पाए जाते हैं जो आरएनए फॉस्फोरस के पूर्ववर्ती या प्रिकर्सर होते हैं। केंद्रिक में आरएनए संश्लेषण एवं डीएनए के निर्माण से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम एसिड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, आरएनए मिथाइलेज एंड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इत्यादि होते हैं। कुछ कोशिकाओं की केंद्रिक में एक आरएनए मिथाइलेज एंजाइम होता है जो मिथाइल समूह को
आरएनए क्षारकों पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। केंद्रिक का आरएनए कुल केंद्रीय आरएनए के 25% तक को शो करता है। ये केंद्रिक जो इसमें जो आरएनए पाया जाता है वो ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियर आरएनए उसका 25% न्यूक्लियोलस में रहता है, और जो न्यूक्लियोलर आरएनए है उसका क्षारक संगठन राइबोसोमल आरएनए के समान होता है। आरएनए की उपस्थिति के कारण केंद्रिक को प्रकाश सूक्ष्मदर्शिका के लिए क्षारकीय अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं हम। और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यानी केंद्रिक संगठन तथा क्रोमेटिन के अलावा केंद्रिक का शेष भाग फ्यूजन नेगेटिव होता है। इससे हम कह सकते हैं कि इसमें डीएनए का अभाव होता है, नहीं तो ये फ्यूजन पॉजिटिव टेस्ट देता। न्यूक्लियस का जैसा कि हमने चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको, एक न्यूक्लियस गहरी कॉम्पैक्ट संरचना है और न्यूक्लियर पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर एनवलप है जो दिखाई दे रही है, न्यूक्लियर पोर्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो बायोजेनेसिस यानी कि इसका उत्पत्ति है, इसकी जैव जनन, तो सूत्री विभाजन के समय केंद्रिकों में चक्रीय परिवर्तन यानी साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। केंद्रिक कोशिका विभाजन के प्रारंभ अर्थात प्रोफेज में लुप्त हो जाती है और कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिक गुणसूत्रों के अगुणित सेट के एक निश्चित क्षेत्र में निर्मित होता है और सामान्यतः गुणसूत्रों में स्थित द्वितीयक संकुचन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन केंद्रिक न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के स्थल को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मानव के अगर हम देखें 13वें, 14वें, 15वें, 21वें तथा 22वें गुणसूत्रों में द्वितीयक संकुचन होते हैं और ये सभी केंद्रिक के निर्माण में भाग लेते हैं। और केंद्रिक संगठनों में 18S व 28S राइबोसोमल आरएनए के जीन उपस्थित होते हैं। केंद्रिक अपने अस्तित्व काल में इसी के संपर्क में रहती है। टीलोफेज अवस्था में केंद्रक द्रव्य में दोनों रूपों में प्री न्यूक्लियोलर बॉडी विकसित हो जाती है जो केंद्रिक संगठक भाग से संपर्क रखते हुए अलग्न पुंजों में एकत्रित हो जाती है। बाद में ये समेकित होकर केंद्रिक का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस। न्यूक्लियोलस के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है केंद्रिक के। तो सबसे पहला तो इसका काम है आरएनए का निर्माण करना। केंद्रिक आरएनए संश्लेषण का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। कई कोशिकाओं में ये 70 से 90% कोशिकीय आरएनए का संश्लेषण करता है। यह है राइबोसोमल आरएनए का स्रोत है और केंद्रिक के तीनों क्षेत्र जो हैं वो राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। केंद्रिक में क्रोमेटिन राइबोसोमल यानी कि डीएनए, राइबोसोमल डीएनए या जीन्स राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है। रेशमय भाग जो है राइबोसोमल आरएनए के बायोजेनेसिस को प्रदर्शित करता है। ग्रेन्यूल्स जो हैं कण, वो राइबोसोम्स के पूर्वांगी या पूर्ववर्ती प्रिकर्सर्स हैं। जो कण है ना वो इस प्रकार केंद्रिक राइबोसोम्स के पूर्ववर्ती बंध बनाता है, न कि संपूर्ण राइबोसोम का निर्माण करता है। डीएनए से बनेगा आरएनए, रेशो युक्त आरएनए बनता है, फिर आरएनए युक्त राइबोसोम्स बनते हैं। केंद्रिक जो है कुछ प्रकार के संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर आरएनए भी उत्पन्न करता है जो कम अणुभार वाले आरएनए अणु होते हैं। और सबसे मेन चीज फिर प्रोटीन सिंथेसिस। केंद्रिक में प्रोटीन संश्लेषण जो पाया जाता है, तो केंद्रिक में इससे क्या होता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स का निर्माण होता है। राइबोसोमल प्रोटीन का बनना वैसे फिर साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन ये इसमें सहयोग करता है, न्यूक्लियस से बहुत सहयोग करता है, तो इसका भी योगदान है इसमें। और राइबोसोम्स की जो उत्पत्ति है वो भी न्यूक्लियस से होती है। यूकैरियोट्स में आरएनए को कोड करने वाले डीएनए में 100 से 1000 कॉपीज होती हैं जो लूप द्वारा गुणसूत्री तंतु बनाती हैं। डीएनए लूप प्रोटीन से संयुक्त होकर केंद्रिक बनाते हैं और ये डीएनए इस प्रकार राइबोसोम्स की उपिकाया सब यूनिट्स बनाते हैं। फिर है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। इसके जो प्राइमरी फंक्शंस हैं उसमें केंद्रिक कोशिका के समसूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और
क्षतिग्रस्त होने पर कोशिका विभाजन की क्रिया अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है। अगर मान लो न्यूक्लियस या केंद्रिक न्यूक्लियोलस या केंद्रिक डैमेज हो जाए तो सेल डिवीजन थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है। और ये मीडिएटर का काम भी करता है। केंद्रिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाएं भेजने में एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं। और केंद्रिक जो है हिस्टोन, जो एसिडिक हिस्टोन है, प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल भी है। तो बच्चों ये थी न्यूक्लियोलस एंड इसके फंक्शंस। ओके, आगे की वीडियो में अपना हम जो न्यूक्लियस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके फंक्शंस और इंसपेट न्यूक्लियस जो है उसको हम समझ लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।